ठीक, तो अपन पढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। देखो आप राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। ठीक, लेकिन हमको सभी याद रखने पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा में प्रश्न किसी भी विद्वान का आ सकता है, ये ध्यान रखना। जैसे राजपूतों को क्षत्रिय बताया तो किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने राजपूतों को क्षत्रियों से उत्पन्न बताया, या किस विद्वान ने इनको विदेशी जाति का बताया, किस अग्निवंशीय किसने बताया, या फिर यूं प्रश्न आ सकता है कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों को क्या माना है या किससे उत्पन्न माना है। तो इस तरह से काफी सारे प्रश्न इस अकेले टॉपिक से बनते हैं और ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन प्रश्न इसमें काफी ज्यादा भरे हुए हैं। ठीक, तो अपन शुरू करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब राजपूतों की उत्पत्ति का सबसे पहला सिद्धांत है अग्निकुल का सिद्धांत। अग्निकुल के दो या अग्निवंश के दो एक ही बात है। अग्निकुल या अग्निवंशीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि से मानी जाती है। अब अग्नि से मानी जाती है तो किसने दिया ये सिद्धांत, या यूं कहें कहां पर लिखा हुआ है ये सिद्धांत, तो ये अग्निकुल का सिद्धांत लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो में। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो में ये सिद्धांत लिखा हुआ है। हाँ, और ये क्या है? पुस्तक है। ये क्या है? ये पुस्तक है। और इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। ठीक, चंद्रबरदाई आदिकाल के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है और इसकी जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसको हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और जो इस महाकाव्य की रचना करेगा ये चंद्रबरदाई, ये महाकवि हो जाएगा। तो ये क्या है? प्रथम महाकवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रथम महाकवि माना था हिंदी साहित्य का। ठीक, आगे बात करें, चंद्रबरदाई जाति से कौन थे? चारण थे। जाति से चारण थे। ठीक, चंद्रबरदाई जो है, इधर लिख देता हूं, ये जो चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। क्या थे? तृतीय थे। और अजमेर के शासक थे। इनका कार्यकाल था 1177 में, मतलब 11 वर्ष के थे ये पृथ्वीराज चौहान जब ये अजमेर के शासक बने थे। और उस समय इनकी आयु 11 साल थी। तो 1177 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ था, ये गद्दी पर बैठे थे। और 1192 में इनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद घोरी के हाथों तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक, इसके बारे में भी अपन काफी चर्चा करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र थे और दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। ठीक, मतलब ऐसा माना जाता है कि दोनों का जन्म एक ही वर्ष हुआ था और दोनों की मृत्यु भी एक वर्ष में ही हुई थी। मतलब दोनों का जन्म देखो आप। अब पृथ्वीराज चौहान 1177 में शासक बने जब ये 11 वर्ष के थे, मतलब इनका जन्म कब हो गया? इनका जन्म हो गया 1166 ईस्वी में हो गया। ठीक, अब मृत्यु कब हुई दोनों की? 1192 ईस्वी में। तो ये क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, दोनों का जन्म और दोनों की मृत्यु एक ही वर्ष में हुई है। ठीक, तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और बाल सखा थे और मित्र थे। और चंद्रबरदाई का एक दूसरा उपनाम भी था, मतलब घर का नाम भी था, बलिद्वय। क्या नाम था? इसके अलावा पृथ्वी भट्ट इनका मूल नाम था। पृथ्वी भट्ट इनका मूल नाम था चंद्रबरदाई का। तो इन्होंने किताब लिखी पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है
कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से हुई है। देखो आप, एक बात और बताता हूं मैं आपको, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके गजनी ले जाता है। अब इनके मित्र भी इनके साथ पीछे पीछे चले जाते हैं। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो को सौंप देते हैं अपने पुत्र के हाथों। जलहण नाम होता है इनका, पुत्र का क्या नाम है? पुत्र जलहण। यहां लिख देता हूं मैं, पुत्र जलहण। पुस्तक जलहण हत दे कवि चले नृपकाज। मतलब राजा जी के कार्य के लिए अपनी पुस्तक को अपने बेटे जलहण को दिया और वो चले गए उनके पीछे पीछे वहां गजनी में। ठीक, तो इस पृथ्वीराज रासो को जलहण ने पूरा किया था, जो चंद्रबरदाई का पुत्र था। तो पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से हुई थी, अग्नि से हुई थी। अब किससे हुई? क्या अग्नि थी? कैसे हुई उत्पत्ति? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी जिससे इनका जन्म अग्नि से हुआ? तो ये सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है किसमें? पृथ्वीराज रासो में। देखो आप, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। आप अपनी नोटबुक लेकर के और पेन लेकर के बैठा करो, जिससे आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चला करो। ठीक, देखो आप, इसको तो मैं मिटा देता हूं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं एक आपको स्टोरी बता देता हूं, ऐसे ही बता रहा हूं, कहीं लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई याद रखने की भी जरूरत नहीं है, कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा। देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक बार एक था जंगल में था एक आश्रम। ठीक, आश्रम, यहां पर रहते थे एक ऋषि। इन ऋषि का नाम था क्या? जामादग्नि। इन ऋषि का नाम था जामादग्नि, और इनके एक पत्नी भी थी, एक ही होगी, तो इनकी पत्नी भी थी, नाम था रेणुका। देखो आप, इनके एक बेटा भी था, इनका नाम था परशुराम। आप समझ ही गए होंगे कौन से परशुराम, जो विष्णु भगवान के अवतार थे, परशुराम जी, जिनका क्रोध जग प्रसिद्ध है, ये परशुराम जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। देखो, राम भगवान और परशुराम जी दोनों में राम आ रहा है, और दोनों ने एक ही समय में एक ही काल में जन्म लिया था, अवतार लिया था। तो परशुराम जी, देखो आप, ये आश्रम बना करके जंगल में रहते थे। अब हुआ क्या, ये परशुराम जी घूमने चले गए। घूमने का मतलब ये किसी अन्य कार्य से आश्रम से बाहर चले गए। ठीक, ये लो साहब, यहां पर एक राजा आया, इस आश्रम में राजा आया, राजा का नाम था सहस्त्रबाहु। क्या नाम था? सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा यहां पर आया। अब राजा कौन होते हैं? राजा क्षत्रिय होते हैं। तो राजा आया, ये क्षत्रिय था। ठीक है, देखो आप, बहुत अच्छी मस्ती खिलती फैमिली है इनकी, बहुत बढ़िया फैमिली है ना। जामादग्नि, रेणु और परशुराम, बहुत बढ़िया। इनके एक गाय भी थी, देखो आप, गाय भी इन्होंने पाल रखी थी, और ये गाय जो थी बहुत बढ़िया दूध देती थी, अच्छी मात्रा में, अच्छा पौष्टिक दूध देती थी ये इनकी गाय। अब ये सहस्त्रबाहु जामादग्नि के आश्रम में आते हैं। जामादग्नि इनको बिठाते हैं, चाय पानी की पूछते हैं। तो सहस्त्रबाहु ने इस गाय को देखा, सहस्त्रबाहु बैठे हुए थे, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, रेणु का दूध दूह रही थी। तो सहस्त्रबाहु ने इस गाय को देखा और इनके मन में लालच आ गया कि ये गाय तो इस आश्रम में क्या कर रही है, ये तो हमारे राजमहल की शोभा होनी चाहिए, इसको तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। ये गाय जो थी, ये देवताओं की गाय थी, देवताओं से प्राप्त की थी ये गाय, कामधेनु। क्या नाम है इसका? कामधेनु। ठीक, अब कामधेनु, सहस्त्रबाहु ने जामादग्नि से कहा कि ये गाय मुझे दे दो। जामादग्नि ने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो सहस्त्रबाहु को क्रोध आ गया और इन्होंने जामादग्नि की क्या कर दी? हत्या कर दी साहब। ये लो साहब, ये जामादग्नि की हत्या कर दी। परशुराम जी वापस आते हैं घूम करके, ये देखते हैं कि पिताजी मृत पड़े हुए हैं, माता रो रही है,
परशुराम जी ने रेणुका से पूछा, क्या हुआ माते, किसने ये सब किया? तो रेणुका ने कहा कि सहस्त्रभाव ने किया। तो परशुराम जी को क्रोध आ गया, और अब आप जानते हो कि परशुराम जी का क्रोध कितना भयंकर होता है। तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं धरती से सभी राजाओं का, सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। रेणुका ने कहा कि भाई गलती तो सहस्त्रभाव की ही है, कि नहीं मैं तो पूरे धरती से पूरे राजाओं को, पूरे क्षत्रियों को मिटा दूंगा। ऐसा ये 16 बार कर चुके हैं, ध्यान रखना। तो सहस्त्रभाव को इन्होंने खत्म कर दिया, विनाश कर दिया, और साथ ही धरती से पूरे क्षत्रियों को विनाश कर दिया, क्षत्रियों को मिटा डाला इन्होंने। अब धरती पर एक भी क्षत्रिय नहीं बचा, राजा नहीं बचा, शासन करने वाला नहीं बचा। मिटा दो, इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है आपको, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। ये ऐसे ही बता रहा था ज्ञान के लिए कि हाँ भाई ठीक। तो साहब अब धरती से राजाओं का नाश हो गया, धरती से राजा खत्म हो गए, और धरती से राजा खत्म होने के बाद जो राक्षस जाति के लोग थे, जिनको मलेच्छ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मलेच्छ कहा जाता है। मलेच्छ का मतलब होता है धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, ठीक। अब ये धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, तो जब राजा नहीं रहे, लड़ने वाले नहीं रहे, क्षत्रिय नहीं रहे, तो फिर मलेच्छों का बोलबाला हो गया। मलेच्छ उत्पात मचाने लग गए, क्योंकि इनको रोकने वाला कोई था ही नहीं। तो मलेच्छ, अब ये मलेच्छ क्या करते थे? ये जहां पर भी पुण्य के काम होते थे, पवित्र यज्ञ हुआ करते थे ऋषि मुनियों के आश्रम में, ये उनको क्या करते थे? नष्ट कर देते थे, अपवित्र कर देते थे। उनमें गोमांस मिला देते थे, उनमें गोमांस मिला देते थे, उनमें रक्त मिला देते थे, हड्डियां फेंक देते थे। तो इनको ये यज्ञ और हवन नहीं करने देते थे। ये सब परेशान हो गए, और मिलकर के ये गए कहां पे? मुनि वशिष्ठ के यहां पर गए। कौन? मुनि वशिष्ठ के यहां। मुनि वशिष्ठ के यहां गए, नमस्कार करा कि भाई साहब, ये उस समय बड़े ऋषि थे मुनि वशिष्ठ। तो सब ऋषि मुनियों ने मुनि वशिष्ठ से प्रार्थना करी कि भाई साहब बचाओ, कि क्या हुआ कि धरती पर कोई राजा ही नहीं है, और हमें जो राक्षस है वो सताते हैं, हमें यज्ञ करने नहीं देते। तो मुनि वशिष्ठ ने भी कह दिया कि आप टेंशन मत लो, आप अपने अपने घर जाओ, आश्रम में जाओ, ये सब अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं बिल्कुल अब इसके ऊपर काम करूंगा। आपने फाइल लगाई दी, अब आप जाओ। तो मुनि वशिष्ठ ने सोचा, और ये चले गए कहां पे? माउंट आबू। कहां पर चले गए? माउंट आबू चले गए। ये आबू में छुट्टियां मनाने जाते हैं वैसे तो, लेकिन ये क्या है? यज्ञ करने चले गए। मुनि वशिष्ठ ने कहां पे? आबू, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का शिमला कहा जाता है ये। तो माउंट आबू में चले गए, और माउंट आबू में जाकर के इन्होंने एक यज्ञ किया। क्या किया? यज्ञ किया। ये मुनि वशिष्ठ यज्ञ किया, और यज्ञ से अग्नि उत्पन्न हुई। तो इस अग्नि की लपटों से 4 राजपूत जातियों का उदय हुआ था। इन अग्नि की लपटों से 4 राजपूत जातियों का उदय हुआ था। सबसे पहले क्या? प्रतिहार। सबसे पहले क्या? प्रतिहार। फिर है परमार। दिख तो रहा है ना छोटे? हाँ, प्रतिहार, फिर क्या? परमार। बड़ा लिख देता हूं मैं, प्रतिहार, परमार, ठीक। और फिर चालुक्य। और चालुक्यों के बाद चौहान, ठीक। सोलंकी, चालुक्यों को सोलंकी राजपूत भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक। और चौहानों को चाहमान, है ना। ये पहले क्या कहलाते थे? चाहमान कहलाते थे, और फिर बाद में क्या हो गए? चौहान हो गए। तो सबसे पहले किस राजपूत जाति का उदय हुआ? प्रतिहार का, और फिर उसके बाद परमार का, और फिर उसके बाद चालुक्यों का, और फिर चौहानों का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। सबसे पहले तो प्रतिहारों का हुआ, पी, और फिर पी, और फिर सी, ऐसे ध्यान में रखना, पी, सी।
तो चालुक्य, और सबसे बाद में किसका? चाहमान का, जो बाद में क्या कहलाए? चौहान कहलाए थे। ठीक, इन 4 राजपूत जातियों का उदय हुआ। अब देखो साहब, ये सारी घटना किसमें लिखी है? मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड वाली घटना किसमें लिखी है? ये लिखी है पृथ्वीराज रासो में। किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है। ओ, अग्नि की लपटों से आदमियों का, मनुष्य का जन्म हो रहा है। देखो साहब, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आदमी का, मनुष्य का जन्म तो वैसे ही होता है जैसे प्रकृति में होता है और होता आया है, लेकिन पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने तो इनको, मनुष्यों को किससे उत्पन्न बताया? अग्नि से उत्पन्न बताया। या तो ये यूं कहना चाह रहे हैं कि जो राजपूत हैं वो एक अदम्य जाति है, एक बहुत ही महान जाति है, जिसका जन्म साधारण तरीके से नहीं हुआ, देवताओं के द्वारा हुआ है। इनका भाव ये था, क्योंकि देखना, एक पृथ्वीराज रासो क्या है? एक काव्य कृति है। ये क्या है? काव्य कृति है। अब काव्य कृति तो क्या है? भावनाओं के आधार पर भी लिखी जाती है। उसमें कल्पना का समावेश भी होता है, मतलब कल्पना भी कभी उसमें जोड़ देता है अपनी तरफ से, चाहे वास्तविक तथ्य कुछ भी हो, लेकिन जहां पर वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें तथ्य जोड़ देता है, क्योंकि उसके भाव हुआ करते हैं ये तो चंद्रबरदाई ने भी इस पृथ्वीराज रासो में अपने भावों का, अपनी कल्पना का समावेश कर दिया है। लेकिन इनका भाव ये कहना चाहते हैं कि जो ये राजपूत जातियां हैं, हमारे जो पृथ्वीराज चौहान हैं, उनके वंशजों का जन्म देवताओं से हुआ है, अग्नि से हुआ है, छोटे मोटे नहीं है हमारे राजा। तो वो ये कहना चाहते हैं, उनका भाव सौंदर्य ये है। लेकिन साधारणतः हम बात करें तो मनुष्य का जन्म कभी भी अग्नि से नहीं हो सकता। मनुष्य का जन्म वैसे ही होता है जैसे होता आया है। ठीक, तो ये पृथ्वीराज रासो, ठीक, ये वाली बात है। अब लिखा है तो लिखा है, क्या करें? तो अग्निकुल या अग्निवंशीय सिद्धांत पृथ्वीराज रासो के अनुसार, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूत अग्निवंशीय हैं। देखो आप, अब ये तो बात अवैज्ञानिक है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। अब कैसे किया है? कर्नल टोड ने कहा कि भाई मुनि वशिष्ठ ने मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद वहां पर कुछ जातियां रहती थी जो मतलब दृढ़ थी और भैया अष्ट पुष्ट थी, तो उन जातियों ने हथियार उठा लिए और उन्होंने मलेच्छों का विनाश करने की प्रतिज्ञा कर ली। तो सबसे पहले जो सामने आए वो कौन थे? प्रतिहार के बाद फिर परमार आए, और फिर उसके बाद चालुक्य आए। चालुक्यों के बाद किसने? चौहानों ने प्रतिज्ञा की। सबसे अंत में किसने? चौहानों ने प्रतिज्ञा की। तो कर्नल टोड ने इसको समर्थन दिया है, इस सिद्धांत का समर्थन किया है, अप्रत्यक्ष तौर पे किया है। वो इससे थोड़ी सी बात अलग कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड इस सिद्धांत से थोड़ी सी अलग बात कहते हैं कि अग्नि की लपटों से नहीं हुआ, आसपास जो राजपूत जातियां रहती थी उन्होंने मलेच्छों का विनाश करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी। बाद में उनको राजपूत कहा गया, और ये अलग अलग उनके क्या है? वंश है। ठीक, कर्नल टोड ने इसका अप्रत्यक्ष तौर से समर्थन किया है सिद्धांत का। देखो आप, एक व्यक्ति और है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। मिश्रण भी मिल जाता है, सूर्यमल मिश्रण। कौन है साहब? ये सूरजमल भी मिलता है इनका नाम। क्या मिलता है? सूरजमल भी इनका नाम मिलता है। कौन है ये सूरजमल मिश्रण? ये बूंदी के राजकवि हैं। क्या है? बूंदी के राजकवि है। इनको बूंदी के राजकवि होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये अभी नहीं है, ये थे 1857 की क्रांति के समय वर्तमान थे। ये कब थे? 1857 की क्रांति के समय। बूंदी के शासक थे राम सिंह दित्ते। क्या नाम था? राम सिंह दित्ते। तो राम सिंह दित्ते के दरबार में ये दरबारी कवि हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो राजस्थान की सभी रियासतों के राजपूत राजा अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। तो सूर्यमल मिश्रण ने
राम सिंह से मना कर दिया कि इनकी मदद मत करो। और कैसे मना किया? डायरेक्ट नहीं कहा, एक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम था वीर सतसई। क्या नाम था? वीर सतसई। इसमें वीर रस के दोहे हैं। क्या है? वीर रस के दोहे हैं। और हालांकि सतसई का मतलब होता है कि ऐसा ग्रंथ जिसमें 700 दोहे हों, लेकिन इसमें दोहों की संख्या 284 है। वीर सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 284 है। तो वीर सतसई में एक अच्छा, एक बात को बताओ, वीर सतसई में वणय सगाई अलंकार की प्रधानता है। वणय सगाई दिख रहा है ना? वणय सगाई अलंकार में लिखा गया है। और वणय सगाई अलंकार वीर रस को, ओज रस को, ओज गुण को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। वीर रस को और ओज गुण को बढ़ाने के लिए वणय सगाई अलंकार काम में लिया जाता है। ठीक, इसमें लिखा हुआ है वीर रस में, वीर रस के दोहे हैं। इलान देनी आपनी हालरिये हिल रहा है, इलान देनी आपनी हालरिये हिल रहा है, पूत सिकावे पालने जगत बढ़ाए माए। मतलब वीर नारी, वीर शतरानी अपने बेटे को पालने में सिखा देती है कि अपनी धरती किसी को भी नहीं देनी है। ये बात सिखा देती है पालने में। तो ये सब लिखा हुआ है। तो ये राम सिंह, ये सूर्यमल मिश्रण जी, ये जाति से क्या थे? ये भी चारण थे। इनका ग्रंथ है वीर सतसई, सूरज प्रकाश, है ना, सतीरासो, ये सब इनके ग्रंथ हैं। ठीक, कभी बात करेंगे। तो वीर सतसई ये सूर्यमल मिश्रण, ये भी चारण है, ये भी चारण है, ये इनके अग्रज हैं, ये बाद में आए हैं। तो ये साहब सूर्यमल मिश्रण जी कह रहे हैं कि हमारे दादाजी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। हमारे जो राजा हैं उनका जन्म अग्नि से हुआ है, मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुआ है। इसका मतलब ये है कि सूर्यमल मिश्रण ने भी इस अग्निवंशीय सिद्धांत का समर्थन किया है। इस पृथ्वीराज रासों में कल्पना की भरमार है। क्या है? कल्पना की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको अप्रामाणिक कृति माना था कि भाई इसमें कल्पना की समावेश है। हाँ, काव्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रंथ बढ़िया है, उच्च कोटि का है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से यह काल्पनिक ग्रंथ है, इसमें कल्पना की भरमार है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर ओझा ने, किसने? डॉक्टर ओझा ने, इतिहासकार है, इनके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेना। डॉक्टर ओझा ने, श्यामल दास ने, श्यामल दास, वीर विनोद लिखी थी श्यामल दास ने, ध्यान रखना है ना। तो अप्रामाणिक माना है। क्या माना है? अप्रामाणिक माना है। क्यों माना है? क्योंकि इसमें क्या है? कल्पना की प्रधानता है। कल्पना की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इस कृति के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि काव्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये कृति बहुत बढ़िया कृति है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, आप पढ़ो। लेकिन इतिहास की दृष्टि से ये किताब बिल्कुल भी काम की नहीं है, फर्जी किताब है, इतिहास की घटनाओं से इसका मेल नहीं खाता है। तो अब इनको प्रमाणिक माना, प्रमाणिक, लेकिन किसने? बाबू गुलाब राय ने इसको क्या माना? प्रमाणिक माना है। किसने? बाबू गुलाब राय। ये भी हिंदी के आलोचक इतिहासकार है, बाबू गुलाब राय। इन्होंने इसको प्रमाणिक माना है। देखना अप्रामाणिक कब से माना है? एक कृति मिली थी, कहां से? श्रीनगर से, पृथ्वीराज विजय। एक कृति मिली थी पृथ्वीराज विजय,
ये किताब मिली थी कहां से? श्रीनगर से मिली थी, कश्मीर से, कश्मीर से मिली थी। कहां से? कश्मीर से मिली थी। जब तक ये कृति, ये किताब नहीं मिली थी तब तक ये किताब प्रमाणिक मानी जाती रही थी। लेकिन जब पृथ्वीराज विजय मिली, ये लिखी थी जयानक ने। किसने लिखी थी? जयानक ने। तो जब ये पृथ्वीराज विजय ये किताब मिली तब से इस किताब को अप्रमाणिक मानने लग गए। और अगर आपको चौहानों का इतिहास पढ़ना है तो किसमें पढ़े आप? पृथ्वीराज विजय में एकदम सटीकता से इतिहास का विवेचन किया गया है। किसमें? पृथ्वीराज विजय में। जयानक ने लिखी थी। देखो ध्यान में रखना, विजय अंत में क्या आ रहा है? जय, जय, और जय से जयानक, ऐसे ध्यान रखना ना। ये जय पे खत्म होता है और ये जय से शुरू हो रहा है इसका कवि का नाम। तो पृथ्वीराज विजय। तो वर्तमान में ये किताब क्या है? अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। अर्ध प्रमाणिक किसने माना है इसको? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या माना है? प्रमाणिक माना है इस पुस्तक को। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है कुछ भी हो, लेकिन इसमें कुछ तो बातें मिली है, कुछ सीखने को तो मिला है। चलो सनों में अंतर है, वर्षों में अंतर है, कालक्रम में अंतर है, लेकिन घटनाएं तो मेल खाती है। इन्होंने कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि इस किताब में केवल वही सर्ग, देखो आप, ये पृथ्वीराज रासो जो है ये 69 सर्गों की रचना है। किसकी रचना है? 69 सर्गों की रचना है। और इसमें कौन सा छंद अधिक है? छप्पय छंद अधिक है। कौन सा? छप्पय छंद अधिकतर लिखा गया है। छप्पय छंद है ना, वीर रस का छंद है ये भी। तो 69 सर्गों की रचना है। सर्ग का मतलब होता है चैप्टर, है ना, अध्याय। और ये किस छंद में लिखी गई है? छप्पय छंद में लिखी गई है। ठीक। इस किताब के लिए, इस किताब की प्रमाणिकता के लिए कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि इस किताब में केवल वे ही सर्ग प्रमाणिक हैं जिनका प्रारंभ क्या है? शुक सुकी समास से होता है। इधर लिख देता हूं मैं, शुक, शुक मैंने तोता, शुक शुकी, शुकी मैंने तोती, ऐसे ध्यान रखना। तो शुक सुकी संवाद से जिन सर्गों का प्रारंभ होता है, जो सर्ग शुक सुकी संवाद से प्रारंभ होते हैं वे ही सर्ग प्रमाणिक माने जाएंगे, बाकी अप्रमाणिक माने जाएंगे। तो शुक सुकी संवाद से प्रमाणिक। ठीक। तो ये सारी बातें किसकी है? पृथ्वीराज रासो की। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहते अग्निवंशीय थे। ठीक। एक तो ये सिद्धांत ही अपन ने पढ़ लिया है। अब देखो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं। दूसरा सिद्धांत, दूसरे सिद्धांत के अनुसार राजपूत क्या है? वैदिक आर्यों की संतान माने जाते हैं। वैदिक आर्यों की संतान माने जाते हैं। अब ये वैदिक आर्य क्या है क्या नहीं है? तो आर्य मनुष्यों की एक जाति है जो उत्तर भारत में निवास करती है। देखो आप, ये हमारा क्या है? ये भारत। ठीक। ये दोस्तों, ये भारत, इस भारत के उत्तर में जो जाति निवास करती है वो क्या है? आर्य जाति। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ माना जाता है। कहां से? मध्य एशिया से माना जाता है। मध्य एशिया से ये जाति आई। यहां पर पहले द्रविड़ जाति रहा करती थी, तो आर्यों ने इस द्रविड़ जाति को दक्षिण की तरफ धकेल दिया और जो वर्तमान में दक्षिण में निवास करती है। और आर्य कहां निवास करते हैं? उत्तरी भारत में निवास करते हैं। तो आर्यों के आगमन का सिद्धांत दिया था किसने? मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर बहुत बड़े विद्वान है, जर्मनी के विद्वान है, इतिहासकार है, जिन्होंने भारत के इतिहास को लेकर काफी विवेचन किया है। मैक्स मूलर ने, जर्मनी के विद्वान है। देखो आप, तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए हैं और ये कहां पर निवास करते हैं? आर्य हुआ। देखो आप, ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता
के बाद जो संस्कृति विकसित हुई उसका नाम है वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। इस वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड जाता है कब से? 1500 बीसी से। कब से? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो ये वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड। और वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य। और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़। जब ये सभ्यता नष्ट हो गई, ये 1750 तक आते आते मतलब नष्ट होना शुरू हो गई थी। ये 1750 इसका टाइम पीरियड माना है। 2350 से 1750 इसका टाइम पीरियड माना है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये वहां से नष्ट होना शुरू हुई और इसके बाद धीरे धीरे वैदिक संस्कृति विकसित होना शुरू हुई। तो वैदिक संस्कृति का इतिहासकारों ने सही एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या माना है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, और वैदिक आर्य, दो वैदिक आर्य महत्वपूर्ण है। एक तो है राम जिनकी हम संतान है और एक कृष्ण। ठीक, राम के जो वंशज हैं वो सूर्यवंशी कहलाएंगे और जो कृष्ण के वंशज हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। ठीक, मतलब राम सूर्यवंशी है। सूर्य और सूर्य के पुत्र इक्ष्वांशु के बाद फिर राजा भगीरथ के बाद दशरथ। तो इस तरह से एक वंश परंपरा चली हुई आ रही है। राम और राम के बाद लव और कुश। तो इस तरह से ये सूर्यवंशी परंपरा है राजपूतों की। और जो कृष्ण की परंपरा है वो चंद्रवंशी परंपरा है। ये क्या है? ये क्षत्रिय है। क्या है? ये क्षत्रिय है। ठीक, वैदिक आर्यों की संतान या क्षत्रिय। अब ये किसने बताया? डॉक्टर ओझा जी ने। डॉक्टर ओझा जी ने, ठीक है, हीरानंद ओझा जी ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान या क्षत्रिय बताया था। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। वैदिक आर्यों को डॉक्टर ओझा जी ने या क्षत्रिय, राजपूतों को क्षत्रिय किसने माना है? डॉक्टर ओझा ने माना है। तीसरा सिद्धांत, तीसरे सिद्धांत के अनुसार राजपूत क्या है? विदेश से आए हैं। अब विदेश से आए हैं मतलब इनका जन्म विदेशी जातियों से हुआ है। राजपूत विदेशी हैं, विदेशी हैं। इसका मतलब यह है कि राजपूतों का जन्म विदेशी जातियों से उत्पन्न हुआ है। अब इनको विदेशी किसने माना है? तो जो भी विदेशी इतिहासकार हैं उन्होंने इनको क्या माना है? इतिहासकार विदेशी माना है। तो इनमें एक तो है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। एक है डॉक्टर स्मिथ। कौन है? डॉक्टर स्मिथ। और एक है कनिंगम। तो इन तीनों ने राजपूतों को विदेशी बताया है। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई। इनको शक और सीथियन की संतान बताया था। शक या सीथियन की संतान बताया था। शक और सीथियन की संतान बताया था डॉक्टर स्मिथ ने। इसको हूणों की संतान बताया था। हूण एक विदेशी जाति है, हूणों की संतान बताया था। किसने? डॉक्टर स्मिथ ने। कनिंगम ने इनको यूची जाति का बताया था। यूची जाति, यूची का मतलब कोई विदेशी जाति है, यूची जाति, ऊंची नहीं, यूची जाति। तो यूची जाति का बताया था कनिंगम ने। तो इस प्रकार से इन तीनों विदेशी इतिहासकारों ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है, इस वजह से राजपूत विदेशी है। लेकिन इसका समर्थन किसी भी भारतीय इतिहासकार ने नहीं किया है। कई सारे तर्क दिए इन्होंने भी। विशुद्ध भारतीय है। क्या है? विशुद्ध भारतीय है। राजपूतों को विशुद्ध भारतीय किसने माना? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों को विशुद्ध भारतीय माना। और तीनों विदेशी सिद्धांत हैं
उनका इन्होंने खंडन कर दिया। किसने किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अब एक और है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। उन्होंने क्या माना कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? गुर्जर व ब्राह्मणों से हुई है। अब ये जो गुर्जर है इसको भी इतिहासकार क्या मानते हैं? विदेशी जाति मानते हैं। क्या मानते हैं? विदेशी, जो मध्य एशिया से आई हुई जाति है। तो डॉक्टर भंडारकर ने कहा, किसने? डॉक्टर भंडारकर ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर और ब्राह्मणों से हुई है, मतलब विदेशी हैं। तो डॉक्टर भंडारकर ने भी इनको क्या बताया? विदेशी बताया। ये ऐसे विद्वान हैं, ऐसे भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने राजपूतों को विदेशी बताया है। डॉक्टर भंडारकर क्या है? भारतीय विद्वान, ऐसे भारतीय विद्वान। प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। ऐसे भारतीय विद्वान है जिन्होंने राजपूतों को क्या बताया? विदेशी बताया। ये 5 सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है। इनको आप ध्यान में रखना, कई एग्जाम्स में ये टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। और मैंने आपको जो बताया है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, तो आप इसको ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, याद रखना इसको, ठीक। और आगे की चर्चा फिर अपन अलग अलग राजपूत राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं एक वीडियो एक और लेकर के आऊंगा, मुगल राजपूत संबंध, पूरा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो उसको आप ध्यान में रखना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।